बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सीखेंगे ऑल्सो, टू, एज़ वेल, इवन, ईदर। इन सब का मतलब भी है, मगर इनको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अभी मैं आपको बारी बारी इन सब को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी एग्जाम्पल्स के साथ, यानी मिसालों के साथ, तो आपको सही तरह से पता चलेगा कि इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है और इनकी जुमले में पोजीशन यानी जगह कहाँ पे होगी। नंबर 1 पे देखें, ऑल्सो हमेशा फ़िक्रे के दरमियान में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। ऑल्सो फ़िक्रे में सब्जेक्ट की एडिशन को बताता है। जैसे मिसाल के तौर पे वो भी एबटाबाद जा रहा है, वो भी एबटाबाद जा रहा है। इंग्लिश में आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू एबटाबाद। वो भी एबटाबाद जा रहा है, इज़ ऑल्सो गोइंग टू एबटाबाद। यहाँ पे देखें, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं और गोइंग मेन वर्ब है। इन दोनों के दरमियान हमने ऑल्सो का इस्तेमाल किया, यानी इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी ऑल्सो की। जुमले में अगर आपने ऑल्सो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो आपने उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में लिखना है। मिसाल नंबर 2 पे देखें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ। आई एम ऑल्सो स्टडिंग, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आई एम ऑल्सो स्टडिंग। इस मिसाल में भी देखें, एम हेल्पिंग वर्ब है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं। यहाँ पर एम का इस्तेमाल हुआ है, इसके साथ आप देखें कि ऑल्सो स्टडिंग, स्टडिंग जो है वो मेन वर्ब है और इन दोनों के दरमियान में हमने ऑल्सो का इस्तेमाल किया है। ये बात आपने बिल्कुल ज़हन नशीन कर लेनी, याद कर लेनी है कि ऑल्सो को आपने हमेशा जब भी सेंटेंस में यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो आपने उसको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में लिखना है। दूसरे नंबर पे देखें, एज़ वेल। जब किसी वर्ब में एडिशन करनी हो तो ये हमेशा फ़िक्रे के बाद आता है। जैसे मिसाल में देखें, वो एबटाबाद भी जा रहा है, वो एबटाबाद भी जा रहा है। इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो आप बोलेंगे, ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद एज़ वेल। वो एबटाबाद भी जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद एज़ वेल। यहाँ पे देखें, एज़ वेल बी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, जुमले के लास्ट में, यानी उसके आखिर में। दूसरे जुमले में देखें, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई स्टडी एज़ वेल। मैं पढ़ता भी हूँ, आई स्टडी एज़ वेल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी एज़ वेल इसका मतलब बी है, लेकिन इसकी पोजीशन जुमले में, सेंटेंस में कहाँ पे है, लास्ट में। तीसरे नंबर पे देखें, इवन। अगर सब्जेक्ट में एडिशन करनी हो तब इवन फ़िक्रे के पहले आता है, मगर जब किसी वर्ब में एडिशन करनी हो तब इवन फ़िक्रे के दरमियान में आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आता है। जैसे मिसाल में देखें, वो भी एबटाबाद जा रहा है, वो भी एबटाबाद जा रहा है, इवन ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद। वो भी एबटाबाद जा रहा है, इवन ही इज़ गोइंग टू एबटाबाद। दूसरी मिसाल में देखें, मैं एबटाबाद भी जा रहा हूँ, आई एम इवन गोइंग टू एबटाबाद। मैं एबटाबाद भी जा रहा हूँ, आई एम इवन गोइंग टू एबटाबाद। यहाँ पर आपने चीज़ याद रखनी है कि ज़्यादातर इवन को ज़ोर देने वाले फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। वो एबटाबाद भी जा रहा है, मतलब वो एबटाबाद तक जा रहा है। यहाँ बी के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, या तक है, और दूसरे फ़िक्रे वो भी एबटाबाद जा रहा है, मतलब हत्ता के वो भी एबटाबाद जा रहा है। मैंने आपको फ़ोन भी किया या फ़ोन तक किया, मगर आपने नहीं उठाया। मैंने आपको फ़ोन भी किया या फ़ोन तक किया, मगर आपने नहीं उठाया। इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये जुमला इस तरह होगा, आई इवन कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। मैंने आपको फ़ोन भी किया या मैंने आपको फ़ोन तक किया मगर आपने नहीं उठाया। तो इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे, आई इवन कॉल्ड यू बट यू डिडंट या यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। मिसाल अगली में देखें, हत्ता के मैंने
भी आपको फ़ोन भी किया मगर आपने नहीं उठाया। जैसे इंग्लिश में जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो जुमला इस तरह होगा, इवन आई कॉल्ड यू बट यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। हत्ता कि मैंने आपको फ़ोन भी किया मगर आपने नहीं उठाया। इवन आई कॉल्ड यू बट यू डिडंट और या यू डिड नॉट पिक अप द फ़ोन। यहाँ पे देख लें इसको कि इवन को आपने पहले, यानी इसकी मतलब यहाँ पे हो रहा है हत्ता के। और अगली मिसाल में देखें, वो खाना तक या खाना भी नहीं खा रहा। देखिए कहीं जगह पे इवन तक के लिए भी इस्तेमाल होता है, या अगर इसको बी के लिए इस्तेमाल करना है तो उसको जुमला इस तरह बनाएंगे आप, ही इज़ नॉट इवन ईटिंग द फूड। वो खाना तक नहीं खा रहा या वो खाना भी नहीं खा रहा। तो अंग्रेज़ी में इसको आप इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो जुमला होगा, ही इज़ नॉट इवन ईटिंग द फूड। अगला जुमला देखें, मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा। आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। मैं आपसे बात तक नहीं करूँगा। आई विल नॉट इवन टॉक टू यू। अगली मिसाल देखें, वो भी अच्छे से पढ़ाई करता है। वो भी अच्छे से पढ़ाई करता है। इवन ही स्टडीज़ वेल। इवन ही स्टडीज़ वेल। यहाँ पे देखें इसकी पोजीशन जुमले के पहले में इस्तेमाल हो रही है। वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है मगर पास नहीं होता। ही इवन स्टडीज़ वेल बट ही डज़ नॉट पास द एग्ज़ाम। वो अच्छे से पढ़ाई भी करता है मगर पास नहीं होता। ही इवन स्टडीज़ वेल बट ही डज़ नॉट पास द एग्ज़ाम। यहाँ पे देखें इसकी पोजीशन, यहाँ पे ही के बाद इसका इवन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ईदर नंबर 4 पे है। ये फ़िक्रे के आखिर में आता है और इसको सिर्फ नेगेटिव फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। जब किसी की ना में ना मिलानी हो, अगर आपने किसी की ना में ना मिलानी हो तो तब आपने ईदर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ में हाँ नहीं, बल्कि ना में ना। अगर आपने किसी की मिलानी हो, कोई काम को कह रहा है कि मैंने ये नहीं करना, तो आप कह रहे हैं मैंने भी नहीं करना, तो तब आपने ईदर का इस्तेमाल करना है। जैसे देखें, मुझे भी भूख नहीं लगी। आई एम नॉट हंग्री ईदर। इसका इस्तेमाल भी आखिर में आ रहा है, इसकी मतलब भी है, लेकिन ये किसी की ना में ना मिलाने के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसकी पोजीशन देखें, इसकी भी एंड पे ही है, लेकिन इसका मतलब है कि अगर किसी ने कोई चीज़ में या किसी काम में ना की है तो आपने कहा कि मैंने भी नहीं करना, तो तब आपने ईदर का इस्तेमाल करना है और इसकी पोजीशन सेंटेंस के लास्ट में होगी, यानी उसके आखिर में होगी। मैं भी आपसे प्यार नहीं करता। मैं भी आपसे प्यार नहीं करता। आई डोंट लव यू ईदर। अगर कोई आपको कह रहा है आई डोंट लव यू, मैं आपसे प्यार नहीं करता, तो आगे से आप भी जुमले में कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। तो जुमले को आप इस तरह बोलेंगे, आई डोंट लव यू ईदर। आई डोंट लव यू ईदर। यहाँ पे देखें ईदर का इस्तेमाल है, उसने नहीं कहा है, आपने भी उसकी ना में ना मिलाई है कि अगर तुम नहीं करते तो मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता। तो यहाँ पे ईदर जुमले के लास्ट में इस्तेमाल हो रहा है और इसका मतलब भी है, लेकिन ये किसी की ना में ना मिलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। टू, जब सब्जेक्ट में एडिशन करनी हो तब टू फ़िक्रे के आखिर में आता है, मगर जब किसी चीज़ की मिक़दार बतानी हो तब टू दरमियान में आता है। याद रखना आपको, अगर आपने किसी जुमले में सब्जेक्ट की एडिशन करनी हो तो तब इसके आखिर में आता है, लेकिन अगर आपने किसी चीज़ की मिक़दार बतानी हो तब आपने टू को दरमियान में इस्तेमाल करना है। मतलब कोई बोले मुझे आम पसंद है और आप कहें मुझे भी पसंद है, तो तब जुमला इंग्लिश में इस तरह होगा, आई लव मैंगो। किसी ने कहा कि मुझे मैंगो पसंद है, यानी मुझे आम पसंद है, तो आप कहेंगे मी टू, मुझे भी। ठीक है, यहाँ पे आप उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन आप उसको जुमले में बी के तौर पर कह रहे हैं कि मुझे भी पसंद है, तो आप उसको टू को जुमले के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करेंगे। अगली मिसाल में देखिए, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। कोई आपको कह रहा है आई लव यू, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तो आप कहेंगे आई लव यू टू। यहाँ पे देखें, टू बी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, सेंटेंस के लास्ट में, आखिर में। टू का इस्तेमाल ज़्यादा के तौर पर भी किया जाता है,
मतलब किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा होने की सूरत में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर एडवर्ब या एडिटिव के साथ आता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, वो बहुत मेहरबान है। शी इज़ टू काइंड। वो बहुत मेहरबान है, शी इज़ टू काइंड। ठीक है, ये ज़्यादा के बारे में बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। मिकदार बता रहे हैं या उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा का चूँकि लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है बहुत, तो वहाँ पे आपने इसकी पोजीशन यहाँ पे होगी। ठीक है, लास्ट में आपने कब इस्तेमाल करना है, जब आपने किसी को बताना है कि मैं भी, तो तब आपने लास्ट में इसको जुमले के इस्तेमाल करना है। अगर आपने मिकदार बतानी है तो ये इस तरह दरमियान में इस्तेमाल होगा। तुम बहुत बहादुर हो। यू आर टू ब्रेव। तुम बहुत बहादुर हो, यू आर टू ब्रेव, यानी वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो यहाँ ज़्यादा में आप टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसकी पोजीशन दरमियान में जुमले के हैं। आखिर में मैंने आपको पहले बताया कि आपने कब इस्तेमाल करना है। तीसरी मिसाल देखें, अब बहुत हो गया। ठीक है, अगर आपकी कोई इंसल्ट कर रहा है या कोई आपकी बात नहीं मान रहा या उसने आपको बहुत कुछ सुना दिया है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे कि अब बहुत हो गया। दिस इज़ टू मच। अब बहुत हो गया, दिस इज़ टू मच। ठीक है, अगर आपकी कोई इंसल्ट करता जा रहा है, आपको गुस्सा आ गया, आप उसको कह रहे हैं बहुत हो चुका है, अब बंद करो, तो ज़्यादा टू के लिए इस्तेमाल हो रहा है भी, या आपने यहाँ पे इसको जुमले में ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करना है, तो तब आपने बोलना है दिस इज़ टू मच। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखने के लिए नोट के लिए क्या चीज़ है, हम कभी भी मनफी फ़िक्रों में ऑल्सो, टू या एज़ वेल इस्तेमाल नहीं करते। इनको सिर्फ मस्बत या सवालिया फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। इवन को हम मस्बत और मनफी फ़िक्रों में इस्तेमाल करते हैं। ईदर को सिर्फ मनफी और मनफी सवालिया में इस्तेमाल करते हैं। ये बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि अब ऐसे देखिए, अगर जुमला आप बनाएंगे आई एम ऑल्सो नॉट कमिंग, तो ये जुमला आपका गलत होगा। आई एम नॉट कमिंग एज वेल, ये भी जुमला आपका गलत होगा। या आई एम नॉट कमिंग टू, ये भी आपका जुमला गलत होगा। सही जुमला क्या होगा, आई एम कमिंग ईदर या इवन आई एम कमिंग। याद रखना है आपने इस पॉइंट को, इसको लिख भी लीजिएगा। मैं आपको कमेंट्स में इस पूरी पोस्ट को भी आपको लिख दूंगी ताकि आपको आसान रहे। ये देखिए, ऑल्सो, बी, एज वेल, इसका मतलब भी बी है, इवन का मतलब भी बी है, ईदर का मतलब भी बी, और टू का मतलब भी बी। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी कोई मुश्किल हो या परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।